नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे बहुत ही जोश के साथ वीडियो स्टार्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी, यहाँ पे आपको डेली 2 PM से हिंदी की क्लासेस मिलती हैं, जहाँ पे मॉडल पेपर आपको करवाए जाते हैं 30 प्रश्न 30 चैप्टर से। डेली 30 प्रश्न 30 चैप्टर से यहाँ पे आपको 2 PM पे करवाए जाते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन हमेशा रचना से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चलिए बताइए। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कामायनी किसकी प्रमुख रचना है तो आपको तुरंत जयशंकर प्रसाद लगाना है। आंसू किसकी रचना है? आंसू, आंसू, लहर, उर्वशी, झरना, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कालिदास, मेघदूत, ये सब इनकी कृतियां हैं। मेघदूत, मेघदूत, कालिदास सब किसकी कृतियां हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हरिऔध की कितनी रचना? हरिऔध की रचना कौन? प्रेम प्रपंच, प्रियप्रवास, ये हरिऔध की रचना है। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कौन कौन होते हैं? हमारा पूरा का वर्ग, चा वर्ग। का वर्ग में हमारे 5 वर्ड आते हैं, का वर्ग और चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग और ता वर्ग। ये हमारी 25 होते हैं। 25 हमारे क्या स्पर्श व्यंजन होते हैं। सभी वर्ग के 5 5 है तो 5 पचे 25 होता है। 25 अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, आपको लगाना है 25। उसमें व्यंजन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि उसमें व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है। जैसे हमारे उसमें व्यंजन थे स, श, श, ह। ये हमारे 4 उसमें व्यंजन होते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन या रा लावा होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या? या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अक्रांत कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? आप पहले बताइए विराम चिन्ह कितने होते हैं? विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20 होते हैं। कामता प्रसाद ने विराम चिन्ह कितने बताए थे? 20। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, एक सेकंड, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। अरे भैया इसमें प्रश्नवाचक लगा है? नहीं है। इसमें जहाँ पे का, क्या, कहाँ, कैसे आता है वहाँ पे प्रश्नवाचक होता है। यहाँ पे कह रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, अर्थात मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको ईश्वर दीर्घ आयु दें। मेरी इच्छा हो रही है कि आपको भगवान दीर्घ आयु दें, इसलिए यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? ये भी बार बार एग्जाम में पूछे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र, सार्थक, स्वतंत्र एवं सार्थक, इनमें से कोई नहीं।
फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र एवं सार्थक। भाषा शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? फिलहाल आपको मैं बता दूं, आपको मैंने पीछे बता रखा है कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं उसे जान लीजिए आप। रूढ़, रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़ और एक सेकंड। रचना के आधार पर शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन? योग, योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक। ये हमारे रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं शब्द के, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक। फिर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में गुण संधि है? आपको एकदम जोरदार ट्रिक मैंने बता रखी है, जोरदार ट्रिक है। आप एक सेकंड नहीं लगेगा, आप बता देंगे कि किसमें कौन सी संधि है। आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको लिंक मिल जाएगी संधि की वीडियो की, आप लोग देख लीजिएगा। एक सेकंड नहीं लगेगा, आप बता देंगे। चलिए बताइए गुण संधि। मैंने आपको गुण संधि की क्या ट्रिक बताई थी? गुण संधि की ट्रिक बताई थी जिस पर जिन शब्दों के बीच में अगर आपको जिस पे एक चोटी मिल जाए वहां पे तुरंत आप गुण संधि मार देंगे। अगर 2 चोटी मिल गई वहां पे आप वृद्धि संधि मार देंगे। अगर यहाँ पे फिलहाल आप देखिए कि आपको नीचे का कुछ नहीं देखना है, क्या लगा है क्या लगा, नीचे से हमसे कुछ नहीं मतलब, आपको सिर्फ ऊपर देखना है, मात्रा देखना है। जिसपे एक चोटी लगी है उसे क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतेंदु होगा। अब विद्यालय में कौन सी संधि है? आपको देखिए बीच में आ की मात्रा लग गई है तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई। पवन में कौन सी संधि है? मैंने बताया था जिन वर्डों के बीच में, जिन शब्द के बीच में अगर या और वाह है और 3 अक्षर के शब्द हैं, तीन वर्डों के शब्द बने हैं तो वहां पे अयादि संधि हो जाएगा और बीच में या और वाह होना चाहिए। देखिए अब पवन में वाह है। भारतेंदु मैंने बताया है कि जिसके ऊपर, जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा रहेगी, जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा रहेगी वहां पे तुरंत आप गुण संधि मार देंगे। तथैव क्या? इसमें देखिए 2 मात्रा मिल गई, जहां पे 2 मात्रा होती है वहां पे आपको तुरंत वृद्धि संधि लगाना होता है। लेकिन आपसे पूछा है कि किस शब्द में गुण संधि है, हम गुण संधि के लिए एक मात्रा देखेंगे। भारतेंदु में एक मात्रा है, इसलिए हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनमाना में कौन सा समास है? फिलहाल आप बताइए कि समास कितने होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। चलिए अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। हमारे समास कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। मैंने आपको बताया था दुनिया का कोई भी समास ले लो, दुनिया का कोई भी समास ले लो जिसमें जिस शब्द के पहले अगर उपसर्ग लगा है, अगर शब्द के पहले उपसर्ग लगा है तो वह अव्यय भाव समास हो जाएगा। मैंने बताया था द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास कौन सा होता है? जिनका विग्रह करने पर बीच में है जो आए, है जो, जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल नीला है जो कमल हो रहा है ना, तो है जो बीच में आ रहा है वहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको हमारी संधि की ट्रिक की वीडियो देखेंगे, उसमें बताया है मैंने जहां पर एक ही चीज की आवृत्ति होगी, जैसे मन माना, मन का फिर से दोबारा हो रही है आवृत्ति, यहाँ पे जहां पर आवृत्ति होगी, एक शब्द की आवृत्ति होगी वहां पे अव्यय भाव समास होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह खा रहा था मैं खा रहा था कैसा काल है? खा रहा था कैसा काल है? वह खा रहा था मैं खा रहा था कैसा काल है? चलिए बताइए पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, समान भूत। चलिए बताइए पूर्ण भूत, अगर पूर्ण भूत तब होगा जब वह खा चुका होगा, लेकिन अभी वो खा चुका नहीं है। वह खा रहा था मतलब अभी खा रहा है।
अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पे कौन सा हमारा राइट आंसर है? अपूर्ण भूतकाल। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अपूर्ण भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए दुखी होना, बी ईर्ष्या से जल उठना, सी दुश्मनी निकालना, डी दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप लौटना अर्थात अगर दोस्तों अगर आपका कोई मित्र ही है, अगर वह एग्जाम में आपसे अधिक नंबर पा जाता है तो आपके कलेजे पे जैसे सांप लेट जाता है, जैसे ईर्ष्या होती है आपके मन में, आप जल जाते हैं। जैसे मतलब ईर्ष्या इतनी आपके अंदर होती है कि आप पूरा एकदम मतलब उसे देखना नहीं चाहते हैं, कि मतलब अगर आपसे वह अधिक नंबर पा गया है। जब सांप यहाँ पे कह दिया कलेजे पर सांप लौटना का अर्थात होता है ईर्ष्या से जल उठना। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, भैया ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कम परिश्रम करने पे बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ ना मिलना। भैया खोदा पहाड़ मतलब अगर बहुत ऊंचा सा पहाड़ है, मैंने खोदा मतलब मैंने सोचा मान लो कुछ मुझे मिल जाएंगे, हीरे जवाहरात कुछ मिल जाएंगे, मैंने पूरा पहाड़ खोद डाला लेकिन उसमें से चूहिया निकली सिर्फ, अर्थात मैंने अधिक परिश्रम किया लेकिन फल बहुत कम मिला। मैंने अधिक परिश्रम किया अर्थात फल बहुत मुझे कम मिला है, इसलिए हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मैंने आपको बताया था तत्सम रूप मतलब तत्सम क्या होता है? संस्कृत का शुद्ध शब्द जो शुद्ध होता है उसको क्या, संस्कृत का शुद्ध रूप जो होता है वह तत्सम होता है। और तद्भव क्या होता है? तद्भव क्या होता है? संस्कृत का विकृत रूप मतलब अशुद्ध रूप क्या होता है? वह विकृत जो होता है, विकृत, संस्कृत का विकृत रूप जो होता है वह क्या होता है? हमारा तद्भव होता है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए मच्छी, मच्छिका, मच्छिका, माछी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मच्छिका बोला जाता है मक्खी को, मक्खी को मच्छिका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द है, मन योग, पुरस्कार, युधिष्ठिर, पुरस्कार। बताइए, आप बताइए पुरस्कार ये सही है? नहीं, गलत। युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है। मन योग, मनु योग होता है भैया, ये भी गलत है। पुरस्कार हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट लग रहा है, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। मैंने ये आपको बताया था कि यहाँ से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ से मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ से आपको मैंने यहाँ आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। ये 3 क्वेश्चन में से आपको टेट या सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, लगभग हर टेट और सीटेट में दोनों मिलते हैं, जरूर पूछता है। जठराग्नि क्या कहते हैं? पेट में जब आग लगती है, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। दवानल, दवानल क्या होता है? जब जंगल में आग लगती है, जंगल में लगने वाली आग को दवानल बोलते हैं। और वडनावल, जब समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? वडनावल। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। दवानल जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं, वडवानल समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दवानल, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवानल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में संयुक्त स्वर है, निम्न में संयुक्त स्वर है, चलिए बताइए संयुक्त स्वर किसमें है? आ ए, इसमें बताइए संयुक्त स्वर है? ये बिल्कुल गलत है। यह संयुक्त स्वर है? नहीं है। ए उ इसमें भी नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। आप कहेंगे कैसे है? चलिए मैं बताता हूं आपको। जो ए होता है यह
आ और ई से मिलके बनता है, आ और ई से मिलके बनता है ए और ए। यह बताइए जब यह दो वर्डों से मिलके बना तो ये क्या संयुक्त हो गया कि नहीं, संयुक्त स्वर हो गया। अब ओ औ होता है, ओ औ, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ये इस तरह इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि ए, इसको दे देगा आपको एग्जाम में, इसमें इसका उच्चारण स्थान बताइए, इसका उच्चारण स्थान बताइए। आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का तालु होता है। तब ऑप्शन में आपको दे दिया, अगर ए पूछ लिया, ए पूछ लिया, वहां पे आपको लगाना पड़ता है कंठ तालु या कंठ तालव्य। अब देखिए ई, आप ए और ए देख लिए कि यह संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है ना। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, कंठ तालु या कंठ तालव्य बोलते हैं इसे, कंठ तालु। अब ओ और औ है, बचा है ओ और औ, यह किससे मिलके बना है, यह संयुक्त जब स्वर है तो यह आ और ऊ को मिला के बनता है, आ और ऊ को मिला के बनता है। आ और ऊ को मिला देंगे तो यह ओ और आ औ बन जाएगा। यहाँ पे आपको लग गया या भी संयुक्त स्वर है, या भी संयुक्त स्वर है, इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। और इसे हम कंठोष्ठ से बोलते हैं, कंठ ओष्ठ से एग्जाम में पूछता है, कंठोष्ठ वर्ड है तो आपको ओ और ओ लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस में अस्थाई भाव की संख्या है। इस क्वेश्चन से पहले आप बताइए कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी। भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या बताई थी, कितनी, 8 बताई थी, किसने, भरत मुनि ने, भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या बताई थी। और इसका पूछ रहा है अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, अस्थाई भाव की संख्या 11 होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, अस्थाई भाव कितने होते हैं, 11। चलिए अगर पूछ ले कि रस कितने होते हैं, आपको 11 लगाना है। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया तो आपको 8 लगाना है, अगर पूछ ले कि रस कितने होते हैं तो 11 लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से मैं आपको कुछ विलोम शब्द से अधिक क्वेश्चन लिया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे हैं, विलोम शब्द से। चलिए, कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। यह यूपी पीसीएस में पूछा है, पीसीएस में। चलिए बताइए कौन सा शब्द प्रकाश की पर्यायवाची नहीं है। बिजली, चपला, प्रभा, शशि। यहाँ पे देखिए शशि जो है यह चंद्रमा की पर्यायवाची होता है, चंद्रमा, चंद्रमा की पर्यायवाची है। जब आप जान गए शशि चंद्रमा की पर्यायवाची है तो प्रकाश की तो होगी नहीं, इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। आप पूछेंगे सर बिजली, चपला और प्रभा ये किसकी पर्यायवाची है, ये प्रकाश की पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देव शब्द का विलोम है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देव शब्द का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए दानव, महात्मा, दुर्भाग्य, दुर्जन। बताइए यहाँ पे देव का विलोम क्या होता है, दानव होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, दानव। यहाँ पे भाग्य का दुर्भाग्य होता है, सज्जन का दुर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का विलोम है स्वार्थी, मूर्ख, स्वार्थी, मूर्ख, दुष्ट, कृतज्ञ। बहुत बार एग्जाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कृतज्ञ पूछता है और पूछता है, उज्जवल पूछता है, और ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इसमें लिया हूं, अभी आपको नीचे मिलेंगे। चलिए फिलहाल इस बताइए कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ शब्द का विलोम कृतज्ञ। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलोम से ही लिया है मैंने अगला भी सब क्वेश्चन इसके बाद। मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ है मुंह की खाना, अर्थात क्या होता है, हार जाना, भोजन खा लेना, गिर पड़ना, भाग जाना।
फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हार जाना, मुंह की खाना अर्थात हार जाना। आप कोई भी कंपटीशन किसी से लगाए हैं, अगर जिससे आप कंपटीशन लगाए हैं कि मैं आपसे तेज दौड़ लूंगा, अगर उससे आप हार गए तो आप मुंह की मतलब मुंह की खा गए, अर्थात आप उससे हार गए। अब आप उसको शक्ल नहीं दिखाना चाहेंगे, इसलिए आपका फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है? चलिए आप बताइए। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अनुग्रहित एकदम गलत है, अनुग्रहित भी गलत है, अनुगृहित में यह भी गलत है। हा पे बड़ी की मात्रा होती तो सही हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, ये अनुगृहित, क्या अनुगृहित, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? चलिए बताइए आप लोग। उज्ज्वल, उज्ज्वल, बताइए इसमें से कौन सा सही है? ए बी सी डी, किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप एक चीज जान लीजिए, जिसमें आपको आधा जा 2 बार मिलेगा वही आपका क्वेश्चन राइट होगा। आधा जा जैसे हो गया आधा जा और वह औला, ये आपको कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध है? कुटुंब, 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 कुटुंब। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा सही है? ए सही है, बी सी डी, कौन सा सही ऑप्शन? इसमें कुटुंब सही है, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कवित्री पूछता है इसमें कौन सा शुद्ध है? कवियत्री होता है कि कवियत्री होता है कि कवित्री होता है, कवियत्री होता है। ए सही है, बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, कवियत्री होता है दोस्तों, कवियत्री होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें से शुद्ध वाक्य है। आप लोग कहेंगे सर आप शुद्ध से और विलोम से बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। हाँ दोस्तों, मैंने इसलिए लिए हैं कि हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए थे जो विलोम और शुद्ध शब्द में पूछते हैं, इसलिए मैंने ले लिए। चलिए इसमें से शुद्ध वाक्य है, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, इसमें से कोई नहीं। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया कहाँ से होता है? अध्यक्ष से निवेदन किया जाता है, को से नहीं, ये फिलहाल गलत है। उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, अरे भैया अध्यक्ष आपसे बड़ा है तो आप उसको आदेश दोगे, बिल्कुल गलत। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, ये सही है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन करने के लिए बोल रहा है, शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ए आपको लग रहा है कि पूर्ण वर्तमान काल है, नहीं पूर्ण भूतकाल है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ए राइट है, बाकी ए सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्न जल में कौन सा समास है? आप अभी मैंने पीछे बताया समास कितने होते हैं, समास मुख्यतः 6 होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। कितने कारक होते हैं? कारक 8 होते हैं। कारक की ट्रिक मैंने बहुत जोरदार बनाई है, समास की भी ट्रिक बहुत जोरदार बनाई है, आप लोग हमारे एपेक्स ग्रुप पे जाके ओपन कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, सभी लिंक मिल जाएंगी ट्रिकी वीडियो की। अन्य जल में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसके बीच में जैसे लिख दिया भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन लिख दिया। अब इसका विपरीत ए होना चाहिए, भाई
भाई बहन होना, इसका विपरीत होना चाहिए। अगर यह विपरीत नहीं हो गया, दोनों समान हो गया, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अब भाई का उल्टा क्या है? विलोम क्या है? बहन है। जहां पे विलोम रहेगा और बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, वहां पे द्वंद्व समास लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया था, जिस दुनिया का कोई भी शब्द ले लो, अगर उसमें उपसर्ग लगा है तो वह अव्ययभाव समास होगा। बहुब्रीहि समास, जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, जैसे दशानन, चतुर्भुज, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास, मैंने बोला जिन शब्दों को आपको विग्रह करने पर, नीलकमल, नीला है जो कमल है, जो जिसमें आता है जो आ गया, वहां पे आपको तुरंत कर्मधारय समास लगाना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी सही है, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब बताइए अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है। चलिए मैं बताता हूं अकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया मतलब आ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म। जहां पे कर्म नहीं हो, जहां पे कार्य नहीं हो रहा है, जहां पे कार्य नहीं हो रहा है, वहां पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए देखिए इस ऑप्शन में किस में कार्य नहीं हो रहा है। पानी बरस रहा है, अरे भैया बरस रहा है तो यही कोई हम वर्क कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ना, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यही लग रहा है। चलिए ऑप्शन बी देखिए, मैं गेहूं को पिसवाता हूं, अरे भैया पिसवाता हूं तो एक वर्क हो रहा है ना, काम हो रहा है ना, हम करवा रहा हूं ना, तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक है। जहां पर कार्य हो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे श्याम निबंध लिखता है, अरे भैया लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखना क्या हो गया? वह वर्क कर रहा है। जहां पर कार्य किया जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम मोहन को रुला रहा है, भाई वो पीट रहा है, रुला रहा है, तो यहाँ पे भी वह सकर्मक क्रिया हो रहा है, यहाँ पे भी वर्क हो रहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पानी बरस रहा है। इसमें कार्य नहीं हो रहा है, ये तो भगवान बरसा रहे हैं, तो बरस रहा है, कोई वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। जिस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, वह कौन छंद है? यहाँ पे भैया गलत है। वह कौन छंद है? यहाँ पे कौन है भैया? यहाँ पे कौन है? चलिए बताइए आप लोग। ये पहले बताइए, दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है भैया, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। चलिए ये बताइए, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में, देखिए भैया प्रथम और तृतीय चरण में जो होती हैं 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 13-13 मात्राएं होती हैं। तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब जब सोरठा दोहा का उल्टा होता है तो इसके प्रथम, इसी का उल्टा हो जाएगा। जहां दूसरा और चौथे में 11-11 मात्राएं हो रही थी, वहां पे जहां दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हो रही थी, वहां पे अब क्या, यहाँ पे अब 13-13 मात्राएं होने लगेंगी दूसरे और चौथे पे। और पहले और तीसरे में जहां 13-13 हो रही थी, वहां 11-11 मात्राएं होने लगेंगी। इसलिए सोरठा में प्रथम में फर्स्ट और थर्ड में क्या, फर्स्ट और थर्ड लाइन में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? फर्स्ट और थर्ड में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। और सेकंड और फोर्थ में, मतलब दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 13-13 मात्राएं हो जाएंगी, क्योंकि दोहा सोरठा का उल्टा होता है। अब रोला, जिस छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे चौपाई बोलते हैं। अब कहेंगे रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में 24 मात्राएं होती हैं दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आज अभी मैंने आपकी कल से क्लास चल रही है CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट की आपको क्लासेस मिल रही हैं। चलिए 3 PM से आपको क्लासेस CDP की मिल रही हैं और 2 PM से आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं हिंदी की, जहां पे आपको 30 क्वेश्चन 30 चैप्टर से डेली करवाए जा रहे हैं। धन्यवाद।